मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक नई यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज और ये हमारे सिलेबस की 3rd यूनिट है। इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे हम कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करवाते हैं। तो आज जो हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे वो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में कैसे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है। तो सबसे पहले द हेल्थ सिस्टम इन इंडिया इज़ इंटेंडेड टू डिलीवर द हेल्थ केयर सर्विसेज। जो हेल्थ सिस्टम इंडिया में वो जितने भी हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो डिलीवर करवाता है। इन इंडिया द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 मेजर सेक्टर्स और एजेंसीज। मेनली अगर हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो इसको 5 मेजर सेक्टर्स या एजेंसी में बांटा गया है, जो है पब्लिक हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो इंडिया में है उसको मेनली 5 सेक्टर्स में एजेंसी में बांटा गया है। जैसे कि फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ सेक्टर, सेकंड है प्राइवेट सेक्टर्स, थर्ड है इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, फोर्थ है वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज और फिफ्थ है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे कि होते क्या है। तो सबसे पहले पब्लिक हेल्थ सेक्टर। द पब्लिक हेल्थ सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ए है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दूसरा सब सेंटर्स। जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें जो पहला पार्ट है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सब सेंटर और दूसरा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अगर हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें तो पीएचसी इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी एंड मेडिकल ऑफिसर। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट है बिटवीन कम्युनिटी और मेडिकल ऑफिसर। द वर्क ऑफ पीएचसी इज लुक अप द बाय मेडिकल ऑफिसर। ईच पीएचसी है 6 सब सेंटर्स। जो पीएचसी का काम है वो मेडिकल ऑफिसर देखता है और हर एक पीएचसी के पास 6 सब सेंटर्स होते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 2nd यूनिट में भी कि हर एक सब सेंटर है, जो हर एक सब सेंटर है वो ऐसे 6 सब सेंटर होने चाहिए एक पीएचसी के अंडर में, और एक पीएचसी के अंडर में 6 सब सेंटर आते हैं। नेक्स्ट बात करें सब सेंटर की, तो जो सब सेंटर है वो 5000 तक की पॉपुलेशन है प्लेन एरिया में उनको सर्व करता है और 3000 तक की पॉपुलेशन जो है हिली एरिया में उनको सर्व करता है। तो पहला तो है प्राइमरी हेल्थ केयर जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सब सेंटर है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल्स या फिर हेल्थ सेंटर्स। हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स की बात करें सबसे पहले आता है आपका रूरल हॉस्पिटल्स, जो हमारे गांव में देखे जाते हैं रूरल हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, फिर आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारे ज़िले में हॉस्पिटल होता है, और फिर आता है स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स में आते हैं। रूरल हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, इसमें आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी जोड़ सकते हैं या सब सेंटर्स भी जोड़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, फिर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, ये सब आता है हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स में। थर्ड आता है फिर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में। कई सारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होती हैं जो हमारे स्टेट इंश्योरेंस स्कीम हैं, जो स्टेट एम्प्लॉई हैं उनको दी जाती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको दी जाती हैं, ताकि हम उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सकें और उनकी डिसेबिलिटी और सफरिंग्स को कम कर सकें। तो ऐसी बहुत सारी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय का इंश्योरेंस किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको उस तरीके की हेल्थ प्रोवाइड की जाती है या हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है ताकि जो उसकी हेल्थ है वो प्रमोट हो सके। ऐसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी हेल्थ स्कीम है बहुत सारी, जो कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं और उनकी हेल्थ को प्रमोट करती हैं। नेक्स्ट आता है अदर एजेंसीज। अदर एजेंसीज में सबसे पहले डिफेंस सर्विसेज और रेलवेज। डिफेंस सर्विसेज में जैसे आर्मी हो गई, उनका एक खुद का हॉस्पिटल होता है, उनकी एक खुद की कैंटीन होती है, बहुत सारी जो सिस्टम्स हैं वो उनके पास पहले से ही होते हैं, तो उनको किसी भी बाहरी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उनका इलाज होता है, उनके फैमिली मेम्बर्स का इलाज होता है वो डिफेंस हॉस्पिटल में, आर्मी हॉस्पिटल में हो जाता है। तो उनको बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं और दी जानी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा ग्रुप है, डिफेंस हमारा एक ऐसा ग्रुप है जो हमारे लिए ही मेहनत करता है, उनकी वजह से ही हम हैं।
तो ये अच्छी सर्विसेज है, देनी भी चाहिए और ज़रूरी भी है। नेक्स्ट आता है रेलवेज़। रेलवेज़ में जैसा आप देखते हैं रेलवेज़ हॉस्पिटल्स होते हैं, रेलवे कार्ड बनते हैं, तो रेलवे कार्ड होल्डर में वो अपने जो बच्चे हैं या अपने जो वाइफ है उनका इलाज करवा सकते हैं रेलवेज़ हॉस्पिटल में। तो ये एक तरीके की अदर एजेंसीज हैं जो लोगों की हेल्थ को प्रमोट करती हैं। तो ये तो हो गया पब्लिक सेक्टर्स। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ा, उसमें हमने दो चीज़ पढ़ी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर। फिर हमने हॉस्पिटल पढ़ा, उसमें हमने रूरल हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ये सब पढ़े। फिर हमने पढ़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उसमें हमने एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के बारे में देखा और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में देखा। उसके बाद अदर एजेंसीज जिसमें डिफेंस एंड रेलवे। अब हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर्स। जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो जनरली इंक्लूड करता है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरीज और जनरल प्रैक्टिशनर्स को। मतलब जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, कोई नर्सिंग होम हो गया या क्लिनिक नर्सिंग हो गया, डिस्पेंसरीज हो गई, कोई जनरल प्रैक्टिशनर है, तो उस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो हम प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। द इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो एक तरीके का इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लास्ट फ्यू ईयर्स। अ नंबर ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन द इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है मेनली उसमें आता है आयुष। जो हमारा आयुष है जैसे कि ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेद, वाई स्टैंड्स फॉर योगा, यू स्टैंड फॉर यूनानी, एस स्टैंड फॉर सिद्धा और एच स्टैंड फॉर होम्योपैथी। तो ये इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो रूरल और अर्बन एरियाज़ में अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। और पिछले बीते कुछ सालों में इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी हुए हैं ताकि हम इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को स्ट्रेंथन कर सकें। उसके बाद आती है हमारी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज दे आर वेराइटी ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आती हैं। ये नॉन नहीं है, ये नॉन है। दे आर वेराइटी ऑफ नॉन, NON वाला नॉन है, गलत टाइप हो गया, KNOWN नहीं है, NON वाला नॉन है। देर आर वेराइटी ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रनिंग इन नेचर एंड कंट्रीब्यूट ट्रेमेंडसली टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ पीपल। दे हेल्प बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू पीपल एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। जो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी हैं वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो काम करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि लोगों की हेल्थ को प्रमोट कर सकें। वो सहायता करते हैं लोगों को हेल्थ एजुकेट करवाने में, उसके साथ साथ सहायता करते हैं उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में। जैसे कि बहुत सारी हमारी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई इंडिया की, और वर्ल्ड वाइड बात करें तो यूनिसेफ हो गई, यूनेस्को हो गई, ये सब हमारी हेल्थ एजेंसीज हैं, हमारी भी हैं और कुछ हम अपने देश की भी हैं, कुछ ऑल वर्ल्ड की भी हैं जो लोगों की हेल्थ को प्रमोट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इंडिया हैज़ डन लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डील विथ वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एट नेशनल लेवल। दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम, पॉपुलेशन प्रॉब्लम एक्सेट्रा। इंडिया जो है उसने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं ताकि जो हेल्थ प्रॉब्लम है नेशनल लेवल पे उनसे डील किया जा सके, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे वो एनवायरमेंटल सैनिटेशन से द्वारा प्रॉब्लम हो, चाहे वो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इंडिया अपने लेवल पे बहुत सारी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल और एनवायरमेंटल पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वेरियस हेल्थ प्रोग्राम सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन 5 ईयर प्लान। जैसे कि हमने 5 ईयर प्लान पहले यूनिट में पढ़ते हैं, उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके खिलाफ एक प्रोग्राम लाया गया है ताकि हम उसको रोक सकें, चाहे वो नेशनल मलेरिया एरेडिक्शन प्रोग्राम हो, चाहे वो नेशनल लेप्रेसी एरेडिक्शन प्रोग्राम हो, चाहे वो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसकी मदद से हमने इनको 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया है ताकि हम लोगों को इन डिसीज़ से होने से बच सकें और मेनली जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी उसको रोक सकें और लोगों की हेल्थ को प्रमोट कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं ताकि लोगों की जो हेल्थ है उनको प्रमोट किया जा सके।
तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हर 5 ईयर्स प्लान में आते हैं, जैसे कि हमने देखा है पिछले यूनिट में हमने 5 ईयर प्लान पढ़े हैं, उनमें देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके खिलाफ एक प्लान लाया गया है ताकि हम उस डिसीज़ से होने वाली मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को रोक सकें। तो ये भी एक तरीके का हेल्थ का डेवलप सिस्टम है इंडिया में, जो हमें हेल्थ को प्रमोट करवाता है, लोगों की हेल्थ को प्रमोट करवाता है और उन जो डिजीज़ से होने वाली मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है उससे बचाव करता है। तो ये तो है हमारा जो हेल्थ का डिलीवरी सिस्टम है इंडिया में, वो इस प्रकार होता है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर के द्वारा होता है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा होता है, इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के द्वारा होता है, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज के द्वारा होता है और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के द्वारा होता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है रेफरल सिस्टम। यह भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रेफरल सिस्टम। आप जानते होंगे कि रेफरल सिस्टम एक्चुअली होता क्या, आपने सुना भी होगा, लेकिन हम इसको अब एक बार देख लेते हैं कि इसके क्या क्या इसमें ज़रूरत है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और इसके सिलेक्शन हम कैसे करेंगे पेशेंट का कि वो रेफरल के लिए है कि नहीं, लेवल क्या है और नीड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। द सिस्टम इन विच द पेशेंट इज सेंट फ्रॉम द हेल्थ सेंटर विथ fewer amenities to the health institution or treatment center which has more resources, facilities and amenities is called referral system. रेफरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पेशेंट को एक हेल्थ सेंटर जहाँ पे कम सुविधा है उसको एक ऐसे इंस्टीट्यूट या फिर एक ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर में भेजा जाता है जहाँ पे एक अच्छी रिसोर्सेज हैं और ज़्यादा एमिनिटीज़ हैं, इस कॉल्ड रेफरल सिस्टम। मतलब एक पेशेंट को एक ऐसी जगह से जहाँ पे कम रिसोर्सेज हैं या कम सुविधा हैं, एक ऐसी जगह पे भेजना जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और ज़्यादा सुविधा हैं ताकि उसकी हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरल सिस्टम। द रेफरल सिस्टम इज असेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम फ्रॉम रूरल लेवल टू मेट्रोपोलिटन सिटीज एंड फ्रॉम सब सेंटर टू स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ऑन काइंड ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड टू कम्युनिटी थ्रू द सिस्टम। जो रेफरल सिस्टम है वो अगर हम रूरल लेवल से मेट्रोपोलिटन सिटीज़ की बात करें तो वो उसमें भी ज़रूरी है, रूरल में भी देखा जाता है और जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें भी ये रेफरल सिस्टम देखा जाता है। सब सेंटर से स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ये भी एक तरीके का एक रेफरल सिस्टम है जो देखा जाता है, क्योंकि अगर हम किसी को सब सेंटर में आए अगर उसका इलाज वहाँ पे ठीक से नहीं हो पा रहा है तो हम उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर भेजेंगे, प्राइमरी नहीं हो पा रहा तो कम्युनिटी भेजेंगे, कम्युनिटी में नहीं हो पा रहा तो डिस्ट्रिक्ट भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहा है तो हम जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है उसमें भेजेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो रेफरल सिस्टम है, वो लोगों की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है और ये भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। तो हमेशा याद रखना रेफरल सिस्टम जो होता है वो एक पेशेंट को एक ऐसी जगह से जहाँ पे रिसोर्सेज कम है, एमिनिटीज़ कम है, सुविधाएं कम है, उसको एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ पे रिसोर्सेज भी अच्छी हैं और सुविधाएं भी अच्छी हैं ताकि उसकी हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक सर्विसेज टू पेशेंट एंड कम्युनिटी। जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाए कम्युनिटी को और पेशेंट दोनों को। कई बार क्या होता है जो रूरल एरियाज होते हैं जैसे वहाँ पे की सब सेंटर है, वहाँ पे कई बार एक्सरे मशीन नहीं होती भी है तो वहाँ पे वो काम नहीं करती। तो ये एक तरीके के बहुत सारे लैक हैं जो हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करने हैं, उनको सही करना है, रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक सर्विसेज टू पेशेंट एंड कम्युनिटी। हमें जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं जैसे कि एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, हमारे MRI हो गया, वो हम पेशेंट और कम्युनिटी को प्रोवाइड करवा पाएँ। सेकंड, प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सर्विस टू द पेशेंट। स्पेशलिस्ट सर्विस का मतलब होता है जैसे कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसको गायनोकोलॉजी ही अटेंड करे, कोई बच्चा है तो उसको पीडियाट्रिशियन ही अटेंड करे। तो ये एक तरीके की जो स्पेशलिस्ट सर्विस होती हैं वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो प्रेग्नेंट लेडी हो उसको ये नहीं कि कोई भी मेडिकल ऑफिसर अटेंड कर ले, वो गायनोकोलॉजिस्ट हो भी या नहीं हो। तो ये एक स्पेशलिस्ट सर्विस किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड करवानी चाहिए रेफरल सिस्टम में। थर्ड, प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। इंपॉर्टेंस ये भी किया है कि हमें पेशेंट के जो कॉम्प्लिकेशन है उसको कम करना है, रोकना है और उसको एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट, सेंडिंग द पेशेंट कंफर्टेबली टू द रेफरल इंस्टीट्यूट। हमें एक पेशेंट को कंफर्टेबली रेफरल इंस्टीट्यूट में सेंड करना है। टीचिंग द नर्सिंग पर्सनल्स फॉर रिव्यूइंग ऑफ पेशेंट सेंड फॉर रेफरल। नर्सिंग पर्सनल्स को हमें ये टीच करना है कि जो उसके रिकॉर्ड्स हैं या जो उसके एंट्रीज हैं जैसे कि उसका नाम, एज,
डायग्नोसिस, किस वजह से ये इसको रेफरल किया जा रहा है, कहाँ पे रेफरल किया जा रहा है, ये सब उसमें होना चाहिए। उस चीज़ में ये मेंशन होना चाहिए इसको किस वजह से रेफरल किया जा रहा है, इसकी क्या कंडीशन है प्रेजेंट में और कौन सी जगह इसको रेफर किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम कंडीशन नहीं लिखेंगे कि क्यों किया जा रहा है, क्या कंडीशन है, तो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और जिस इंस्टीट्यूट में हम उसको रेफर कर रहे हैं उनको भी इस बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम आपके इंस्टीट्यूट में इस पेशेंट को रेफर करने वाले हैं। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पेशेंट फॉर रेफरल। कैसे हम पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे रेफरल के लिए। Which patient should be sent for referral, on what should be the basis of patient for referral system? This depends upon the resources available in the health centers and the condition of patient. Such patient can be divided into 3 categories. हमें कौन से पेशेंट को रेफर करना है, कौन से पेशेंट को किस बेसिस पे रेफर करना है, और ये डिपेंड करता है एक तो कंडीशन ऑफ पेशेंट पे, दूसरा डिपेंड करता है रिसोर्सेज अवेलेबल इन हेल्थ सेंटर्स, कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है हेल्थ सेंटर्स पे। सच पेशेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये जो इसमें जो है रेफरल सिस्टम में उसका सिलेक्शन में उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। पहला है फर्स्ट ग्रुप और फेटल पेशेंट, नेक्स्ट है सेकंड ग्रुप और सीरियस पेशेंट, और थर्ड है थर्ड ग्रुप और जनरल पेशेंट। तो जो फर्स्ट ग्रुप और फेटल पेशेंट है वो उसमें सच पेशेंट कैन नॉट प्रोवाइड द ट्रीटमेंट मेड अवेलेबल टू देम, इट इज बेटर टू गिव देम अ प्रॉपर ट्रीटमेंट इन हेल्थ सेंटर्स इटसेल्फ विद अवेलेबल रिसोर्सेज। ये बहुत हाई रिस्क वाले पेशेंट होते हैं, इनको जो ऑन द स्पॉट, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है किसी जगह पे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो जैसे सुनामी आ गई या अर्थक्वेक आ गया, तो वहां पे एक ऐसा ग्रुप बनेगा, फर्स्ट ग्रुप हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ग्रुप ऐसा ग्रुप होगा कि ऑन द स्पॉट जो हमने उसको ट्रीटमेंट दिया है वो उसके लिए उससे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो उसको अगर हमें सर्वाइव करवाना है तो उसको हमें एक ऐसी हेल्थ सेंटर पे भेजना पड़ेगा जहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको मिल सके, अन्यथा वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो फर्स्ट ग्रुप ऐसे पेशेंट होते हैं जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे होते हैं। अगर उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया गया किसी भी हेल्थ सेंटर्स में या कोई भी हेल्थ सेंटर में जहाँ पे अच्छी रिसोर्सेज हैं, तो उनकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये होते हैं फर्स्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट। सेकेंड ग्रुप या सीरियस पेशेंट होते हैं। कंडीशन ऑफ सच पेशेंट इज कंसिडर सीरियस बट इमीडिएट ट्रीटमेंट कैन सेव देयर लाइफ, सो बिफोर सेंडिंग देम फॉर रेफरल अटेम्प्ट शुड बी मेड to reduce the seriousness of condition and only after that they should be sent for referral। जो सेकंड ग्रुप होते हैं या जो सीरियस पेशेंट होते हैं वो ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि अगर उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो उनकी जो लाइफ है वो सेव की जा सकती है, लेकिन उनको रेफर करने से पहले हमें एक ऐसा अटेम्प्ट करना है ताकि जो उनकी कंडीशन है, जो सीरियस कंडीशन है, उसको हम कम कर सकें और उसके बाद ही हम उसको रेफर कर सकें। ऐसे नहीं कि जो भी पेशेंट है आपको सीधे उसको रेफर कर दो, आप ग्रुप के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे, उस अटेम्प्ट करेंगे। अगर वो पेशेंट सेकंड ग्रुप में आ रहा है तो आप उसको एक बार कोशिश करेंगे रेफर से पहले ताकि उसकी सीरियसनेस को कम किया जा सके, और उसके बाद ही हम उसको रेफरल में भेजेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं। सेकंड वाले होते हैं जो अगर उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल जाए तो उनकी जान बच सकती है, लेकिन उनको भेजने से पहले हमें एक बार अटेम्प्ट करके देखना है कि और उनकी जो कंडीशन है, जो सीरियसनेस है, उसको हम कम कर सकते हैं या नहीं, उसके बाद ही हमें रेफरल पे देखना है। नेक्स्ट आता है थर्ड ग्रुप और जनरल पेशेंट। जो थर्ड ग्रुप और जनरल पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, दैट डिजीज में बी सीरियस इन सच पेशेंट इज स्टिल द डिले ट्रीटमेंट मे नॉट थ्रेटन द लाइफ ऑफ पेशेंट, सच पेशेंट कैन बी सेंट फॉर इजी रेफरल। जो थर्ड ग्रुप होते हैं, जनरल पेशेंट होते हैं, उनमें ये होता है कि अगर उनको जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिले होगा तो उनकी लाइफ में उनकी लाइफ पे कोई खतरा नहीं रहेगा, वो ऐसे पेशेंट होते हैं और उनको इजीली रेफर किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप सबसे कम रिस्क में होता है, जिसमें कि क्या होता है, वो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें कि जो डिलेड ट्रीटमेंट अगर उनको दिया जाए, थोड़ा ट्रीटमेंट देने में देरी हो जाए, देरी क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को उनसे पहले ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो जिस वजह से क्या होता है, ट्रीटमेंट में डिले अगर हो भी जाता है तो उनकी लाइफ पे कोई खतरा नहीं रहेगा और उनको हम इजीली रेफर कर सकते हैं। तो ये है हमारे सिलेक्शन ऑफ पेशेंट फॉर रेफरल। सबसे पहला फर्स्ट ग्रुप जो हाई रिस्क पे रहते हैं, सेकंड ग्रुप में आते हैं जो हाई रिस्क से थोड़ा कम रहते हैं, और थर्ड ग्रुप में ये जो ऐसे होते हैं जिनके अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं भी दिया जाए या डिले ट्रीटमेंट हो जाए तो उनकी लाइफ पे कोई खतरा नहीं रहता है। अब हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ रेफरल सिस्टम कि रेफरल सिस्टम के लेवल क्या क्या है। सबसे पहले तो विलेज से फिर सब सेंटर से फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर,
प्राइमरी हेल्थ सेंटर से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये है हमारा रेफरल सिस्टम का जो फ्लो चार्ट है। सबसे पहले विलेज में, कई बार विलेज में हम दिखाते हैं, विलेज में नहीं होता है तो हम उस पर सब सेंटर पे जाते हैं, सब सेंटर पे जाते हैं, उसके बाद नहीं होता तो प्राइमरी पे जाते हैं, प्राइमरी के बाद कम्युनिटी पे, फिर डिस्ट्रिक्ट पे, फिर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, नीड फॉर अर्जेंट रेफरल। कब कब हमें अर्जेंट रेफरल पर नीड है? सबसे पहला, सीवियर पेन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज कंटिन्यूस फॉर मोर देन 3 days। किसी भी बॉडी पार्ट में बहुत ज्यादा पेन होना 3 दिन या उससे ज्यादा के लिए, सबसे ये नीड है अर्जेंट रेफरल की। अगर 3 दिन से ज्यादा किसी बॉडी पार्ट में आपको दर्द हो रहा है सीवियरली, तो आप उसको अर्जेंट रेफरल में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड, हाई फीवर नॉट रेस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट। हाई फीवर है, कोई भी ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, जो कि 4 से 5 दिन चला है। जब कोई भी ट्रीटमेंट, अगर आपको फीवर है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और 4 से 5 दिन चला है, और अगर आप उस पर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी उस पर रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो भी वो एक तरीके का रेफरल नीड है। नेक्स्ट, कन्वर्जन मोर देन 1 अटैक विद फीवर और सीरियस इलनेस और कन्वर्जन विदाउट एनी स्पेसिफिक कॉज। कन्वर्जन, झटके आना, एक से अधिक अटैक हो जाना फीवर के साथ या फिर किसी सीरियस इलनेस के साथ हो, चाहे वो कन्वर्जन हो, सिर्फ कन्वर्जन हो किसी भी सीरियस इलनेस या फिर कोई भी फीवर को वो अकम्प्लिश नहीं कर रहा हो, तो भी वो एक नीड है किसकी? रेफर करने की। डायरिया फॉर मोर देन 2 weeks। डायरिया फॉर मोर देन 2 weeks भी एक तरीके का नीड है जिसमें पेशेंट को रेफर करना अति आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन रेफरल सिस्टम। जो नर्स है उसकी कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है रेफरल सिस्टम में। और नर्सिंग पर्सनल वर्किंग इन सब सेंटर, पीएससी और सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुड हैव द नॉलेज ऑफ रेफरल सिस्टम, शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड फॉर रेफरल सिस्टम। इसमें क्या है, जितने भी नर्सिंग पर्सनल है, चाहे वो पीएससी में हो, सब सेंटर में हो, सीएससी में हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हो, उन्हें नॉलेज होनी चाहिए रेफरल सिस्टम की, कि हमें कौन से पेशेंट को रेफर करना है, कैसे हम उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, नर्स शुड बी अवेयर ऑफ लिमिटेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रेफरल सिस्टम। नर्स को अपनी लिमिटेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों से ही अवेयर रहना है। एंट्रीज इन द रेफरल फॉर्म शुड बी क्लियर एंड करेक्ट, रिलेट रिपोर्ट शुड बी क्लोज्ड विद इट। इसमें मेन बात क्या होती है, जो एंट्रीज हैं रेफरल फॉर्म में वो एक तो करेक्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और साथ साथ जो भी उस पेशेंट की रिपोर्ट है वो भी उसमें अटैच्ड होनी चाहिए। While sending serious patient, life-saving equipments and medicine should be arranged। जब हम सीरियस पेशेंट को एक रेफरल यूनिट से दूसरे या रेफरल यूनिट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स और मेडिसिन अरेंज करना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी नर्स की। नेक्स्ट, इफ पॉसिबल श्योर अ कंपनी विद अ पेशेंट वाइल सेंडिंग हिम और हर फॉर रेफरल। अगर पॉसिबल हो तो आप उस पेशेंट को अकम्पनी करें जब आप उसको रेफर कर रहे हो, ताकि उसको उसका जो लेवल है वो अच्छा रहे, उसमें थोड़ा सा जो मोटिवेशन हुआ है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इमरजेंसी अटेम्प्ट शुड बी मेड टू सेव लाइफ ऑफ द पेशेंट एंड देन ओनली ही शुड बी सेंट फॉर रेफरल। अगर इमरजेंसी हो रही है तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि इमरजेंसी होती है आपने बिना कुछ अटेम्प्ट किए उसको रेफरल पे भेज दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। अगर अटेम्प्ट के बाद भी अगर आप उसकी कंडीशन को नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं तो ही आपको उसको रेफरल के लिए भेजना है। नेक्स्ट, अर्लियर प्रोवाइड द रेफरल पेशेंट डिटेल्स टू यूनिट इन विच यू आर रेफरिंग द पेशेंट। मेन बात क्या है, अगर आप किसी भी पेशेंट को रेफर कर रहे हो तो सबसे पहले जिस यूनिट में या जिस जगह आप उसको रेफर कर रहे हो उनको भी इसके बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास थी हमारी, तो इसमें हमने सबसे पहले हेल्थ का डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया पढ़ा, उसके कौन कौन सी एजेंसीज हैं या सेक्टर्स हैं वो पढ़े, और उसके बाद हमने पढ़ा है रेफरल सिस्टम। अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, तो अब ये जो 2 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।